Hey, hello everyone. I welcome you to Agja Analysis. So this is the current affairs set 3. Already we have covered set 1 and set 2. And before I proceed, very happy Janmashtami to all of you. I know आज नहीं है, कल है, लेकिन मैं थोड़ा बाहर आया हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं ट्राई करूँगा वीडियो लाने की कल भी, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाती है तो आपको आज विश कर दिया। बाकी हमारे जो क्लासेस हैं 3 सितंबर से स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप एडवांस कोर्स और फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 25% ऑफ है, ठीक है। तो आज का जो करंट अफेयर है, तो 2020 जो है मतलब लास्ट ईयर जो हमारा गया है, तो इस बार जो हुआ है इट इज़ दी 100th डेथ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन जी का। तो 2020 में मतलब 100 साल उनकी डेथ एनिवर्सरी को हो गए हैं 2020 में। तो इस बार क्वेश्चन बन सकता है रामानुजन कौन है। तो वॉज बोर्न इन दिसंबर 22 इन 1887 इन इरोड, मतलब तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। एंड जो 22 जो दिसंबर होता है इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। इसको मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वाई? टू ऑनर द अचीवमेंट ऑफ द लेजेंडरी मैथमेटिशियन। अगर मैं आपको सही बताऊं, फ्रॉम द इंडियन सॉइल देर आर सो मैनी मैथमेटिशियन, देर आर सो मैनी ग्रेट साइंटिस्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट जो मुझे लगता है मैथमेटिशियन के अंदर इनसे बड़ा मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज इट, ठीक है। तो इनकी एक बुक आई थी, उनका नाम था इनके ऊपर एक बुक आई थी रॉबर्ट कैनिजेल की, उनका नाम था द मैन हु नोज इन्फिनिटी। एक वो आदमी जिसको इन्फिनिटी पता है, क्योंकि इन्फिनिटी की जो खोज हुई है कि लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी, इन्होंने की है। कभी पढ़ना है इनके बारे में, रामानुजन सर के बारे में, देन यू विल रियलाइज इट कि बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। और उन्हीं के नाम से द मैन हु न्यू इन्फिनिटी 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी आप बोल सकते हैं, वो भी आई है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है ये सब चीज़ रामानुजन सर के बारे में। नाउ कम टू द लद्दाख सोकरी, मतलब टी साइलेंट होता है इसमें, तो इट इज़ अ लद्दाख सोकरी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स नाउ आर रामसर साइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रामसर साइट। रामसर का मतलब क्या होता है? रामसर कन्वेंशन, ठीक है। इसका मतलब होता है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अडॉप्टेड इन 1971 इन ईरानियन सिटी ऑफ द रामसर। रामसर क्या है? एक ईरान के अंदर एक सिटी है, वहाँ पर एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट आई और उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि यस देयर इज अ नीड टू कंजर्व द वेटलैंड्स, ठीक है। It's aimed to develop and maintain an international network of the wetlands which are important for the conservation of the global biological diversity and for sustaining human life through maintenance of their ecosystem component, process and benefit। तो ये कई सारी चीज़ और भी ऐड हो चुकी हैं। लास्ट ईयर जो करीब 10 लेक्स ऐड हुई थी, लोनार लेक है, ये भी न्यूज़ में थी। अगर आपको देखना, लोनार जो लेक है महाराष्ट्र के अंदर क्यों थी, बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़, क्योंकि इसने कलर चेंज कर दिया था अपना। जस्ट टाइप ऑन द गूगल, वीडियो पोस्ट करो, सर्च करो, करंट अफेयर ऐसे आएगा आपको, ठीक है। फिर सरोवर हैं, लेकिन अभी ये याद कर लो, है ना। इसको बोलते हैं सोकर वेटलैंड। सो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इज इंडियाज 42nd रामसर साइट। तो मतलब 41 साइट और भी हैं जो रामसर के अंदर है। एंड इज सेकंड वन इन लद्दाख, और लद्दाख में दूसरी है। सो मुरारी जो है वो पहली है, और सोकर जो लेक है वो सेकंड लेक हो गई है, ठीक है। तो सोकर बेसिन इज एन A1 कैटेगरी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। A1 कैटेगरी का जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, A1 कैटेगरी का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनको अगर वो कम भी हो जाएंगी तो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्रो, तो क्रो का ऐसा माना जाता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं, हम जैसे चिकन खाते हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई सारी स्पीसीज ऐसे होते हैं लाइक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट। जो ऐसे स्पीसीज होते हैं लाइक माइग्रेट करते हैं, जैसे मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ अच्छी तरीके से। देखो, दिस इज़ अवर अर्थ, ठीक है। यहाँ पर इक्वेटर है, इट इज़ वेरी कोल्ड। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक स्पीसीज है, एक बर्ड है, दिस इज़ अ बर्ड सपोज, ठीक है। इन विंटर्स क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू वेरी कोल्ड, और खाने के लिए नहीं मिलेगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ओवर देयर। तो क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, ठीक है। दीज बर्ड्स माइग्रेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइग्रेशन। तो यहाँ से करेंगे, कहाँ पर जाएंगे? जहाँ पर उनको बेटर लगेगा। होता है ना, जैसे कि अभी ड्यू टू कोविड-19 फार्मर्स जो लेबरर जो लोग थे वो सिटी छोड़कर वापस आ गए थे, तो इट वॉज ऑल्सो रिवर्स माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेट करते हैं और कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर चले जाएंगे टू लाइक कि जहाँ पर और बेटर कंडीशन होगी, ठीक है। विंटर्स में यहाँ पर रहेंगे, फिर क्या होगा? वापस चले जाएंगे। जो ये रूट होता है जहाँ पर स्पीसीज जो हैं, बर्ड्स हैं, कुछ भी हो सकता है, लाइक दे आर वेरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनिंग द इन्वायरमेंट, उनको बोला जाता है A1 रूट, ठीक है। ऐसा भी उल्टा भी हो सकता है, लाइक मान लीजिए यहाँ पर है
यहाँ पर काफ़ी लाइक यहाँ पर एक बर्ड है जो इक्वेटर के पास रहती है, एंड इन समर्स इट इज़ गोइंग टू वेरी हॉट, या ड्राइनेस हो सकती है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर चले जाएं जहाँ पर थोड़ा बेटर कंडीशन लगे। हम लोग भी करते हैं, अगर आप कश्मीर के अंदर जाएंगे तो बकरवाल और गुज्जर जो कम्युनिटी है वो भी ये काम करती है, वो अलग चीज़ है। समझ में आया? तो क्या मतलब होता है, एवन कैटेगरी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया एज पर दी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड अक्की स्टेगिंग साइट इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का मतलब क्या होता है कि साइबेरिया से बर्ड्स आती हैं जो इंडिया के अंदर चिलिका लेक पर आती हैं, या फिर सांभर लेक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एरिया ऑफ द यूरेशिया बिटवीन द आर्कटिक एंड द इंडियन ओशन एसोसिएटेड इन आइलैंड चेन्स। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, अभी इतना नहीं है, लेकिन मैं वो फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ोटो आपको देख कर लग गया होगा कि कितनी सुंदर है ये लेक। कभी कभी मुझे सच में ऐसा लगता है कि लाइक अवर इंडिया इज़ सो ब्यूटीफुल, बस प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उसको ठीक से मार्केट नहीं कर पाते हैं, मतलब पता ही नहीं होता लोगों को। तो ये क्या है, लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख को काफ़ी जानते हैं, और यहाँ पर क्या है, सोकर लेक, और यहाँ पर है सो मोराली, ठीक है, ये वाली लेक। तो कई सारे लेक और भी हैं, सो क्यागर है, या फिर पेंगोंग, तो आप जानते ही हैं, ये तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है पेंगोंग थोड़े दिन पहले। दूसरी फ़ोटो देख लेते हैं, कितना ब्यूटीफुल है अपना कश्मीर। खैर, कम बैक। सो दूसरा करंट अफेयर है, फर्स्ट टाइगर ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स एक टाइगर को यहाँ से उठा के कहीं और ट्रांसलोकेट कर दिया। इन उत्तराखंड फ्रॉम जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व टू राजाजी टाइगर रिजर्व। मतलब क्या है, उत्तराखंड के अंदर, आई एम सॉरी फ़ोन आ गया तो मेरा पूरा माइंड फोकस चला जाता है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या है, यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क है, और कहीं यहाँ पर पड़ेगा अपना वैली फ्लावर है जिम कॉर्बेट, राइट। तो जिम कॉर्बेट पार्क से राजा जी में पहली बार टाइगर को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना कि लाइक नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसलोकेशन इज द मैनेज्ड मूवमेंट ऑफ द लाइव इंडिजिनियस प्लांट्स और एनिमल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। क्यों करते हैं भाई, यहाँ पर मान लीजिए टाइगर यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो इट इज़ बेटर वे टू लाइक कि वहाँ से ले आओ, होता ही है ना ऐसा। सो टू इंक्रीज स्पीसीज चांसेस ऑफ सर्वाइवल और रिकवरी, यहाँ पर ऑलरेडी इनके चांसेस कम हो चुके हैं, सो लाइक टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, तो हम लोग ट्रांसलोकेट करते हैं एज पार्ट ऑफ द रिस्टोरेशन प्रोग्राम। पहले से खत्म कर चुके हैं तो रिस्टोर करने के लिए, टू स्टेबलाइज स्पीसीज फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेज, और सच एज एडवोकेसी, एजुकेशन एंड साइंटिफिक स्टडी। देखते हैं कि वहाँ पर जाकर सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कुछ भी है। अच्छा, कभी आपने एक चीज़ सोची है कि लाइक टाइगर नेशनल पार्क होते हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, वाई लाइक टाइगर रिजर्व को वाई वी आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू द टाइगर रिजर्व्स। एलिफेंट रिजर्व भी होते हैं, या फिर राइनो रिजर्व भी होते हैं, कई वो भी होते हैं, लेकिन हमें से बोला टाइगर रिजर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ आधा टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर को ऐसा क्यों माना जाता है, लाइक वाई लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर इज सो इंपॉर्टेंट, कि जितने भी चीज़ें होती हैं टाइगर ऑलवेज रिमेन द अबव इन कंपेरिजन ऑफ द ऑल द स्पेसीज। तो आई थिंक अगर आपको ट्रॉफिक लेवल के बारे में जानकारी है, फूड वेब फूड चेन के बारे में, देन यू विल गेट द आंसर फॉर इट, ठीक है। चलो, फिर एक मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, एक्चुअली मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रीड अबाउट द करंट अफेयर दैट टाइम इट वाज आई थिंक 2008 और 9 के आसपास की बात है। फिर मुझे लगा, मैंने सोचा इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर नाटा, जेई और एनी अदर एग्जामिनेशन, बट थोड़ा मुझे अच्छा लगा टॉपिक ये। इसको बोलते हैं लैब ग्रोन मीट। मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको टेस्ट पसंद आता है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी एक चीज़ रहती है कि लाइक वाई वी आर किलिंग द एनिमल्स, दे ऑल्सो हैव द लाइफ, दे ऑल्सो हैव द इमोशंस, है ना, ये चीज़ रहती है। तो उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि जो मीट है उसको हम लोग लैब में बना लें। वाई कांट वी ग्रो इन द लाइक इन द लैब। तो अगर हम लैब में मीट बना रहे हैं देन द प्रॉब्लम विल सॉल्व, किसी को मारना नहीं पड़ा है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, सिंगापुर फूड एजेंसी, जैसे हमारे इंडिया क्या है FSSAI, फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कब आया था ये, 2006 में आया था आई गेस, या 2 में आया था, देख लेना, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लो। तो सिंगापुर फूड एजेंसी अप्रूव द सेल ऑफ ए लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट। दिस इज द फर्स्ट टाइम अ कल्चर्ड मीट, उसको बोला जाता है कल्चर्ड मीट, मतलब आपने एक लेबोरेटरी में इसको प्रोड्यूस किया है, हैज़ बिन क्लियर्ड फॉर द सेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये बोला गया है कि पहली बार एक ऐसा फूड है यू कैन सेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन लैब ग्रोन और कल्चरल मीट साइंटिस्ट यूज द एनिमल स्टेम सेल। तो बहुत सिंपल तरीका है, कैसा करते हैं, सिंपल है। मान लीजिए एक एनिमल है, ये एनिमल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटी सी सेल निकाल लेंगे, स्टेम सेल वहाँ से निकाला,
स्टेम सेल निकाली, छोटी सी स्मेल आई, उसके बाद वी आर गिविंग न्यूट्रिशन एंड ऑल दिस थिंग। कुछ दिनों के बाद देखेंगे इट स्टार्ट ग्रोइंग, और ग्रो होते होते ये पूरा का पूरा लाइक आपका ये मीट तैयार हो जाएगा। सो यू कैन, इट इज़ रेडी टू ईट। आपको लाइक स्लॉटर की जरूरत ही नहीं पड़ी है। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज, एंड बाई फीडिंग देम अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स मसल सेल्स एंड मल्टीपल एंड ग्रोन इन दी लैब। ठीक है, वंस मसल फाइबर स्टार्ट ग्रोइंग द रिजल्ट इज एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड मीट दैट रिजेंबल्स एक्चुअल मीट इन द टर्म्स ऑफ द अपीयरेंस। देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सेम मीट है, टेक्सचर भी सेम होगा, और न्यूट्रिएंट जो होगा, न्यूट्रिशन जो होंगे उसके भी सेम होंगे। मैंने फोटो नहीं डाली है क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जिसको देखना हो जाकर चेक कर लो। एडवांटेज क्या है इसकी? कल्चर्ड बीफ, मतलब बीफ हो गया या फिर एनी मीट, इट इज़ लाइक चिकन, मटन, पोर्क, वॉट एवर इट इज़, कुड रिड्यूस द लैंड यूज बाई द मोर देन 95%। देखो ये भी फैक्ट है कि लाइक मैंने क्वेश्चन पूछा भी है अपनी पुरानी वीडियोज़ के अंदर कि पूरी दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी बड़ा बड़ा इशू है कि फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी लोग हैं दे विल गेट दी मिनिमम, लाइक जो मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है फूड का, वो उनको मिल जाए। ये बोला जाता है कि इफ़ ऑल द ह्यूमैनिटी, इफ़ दे चेंज फ्रॉम द नॉन वेजिटेरियन डाइट टू द वेजिटेरियन डाइट, हमारे अर्थ पे कभी खाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, आपको एनर्जी का समझ में आ गया होगा। लाइक मैं थोड़ा सा आउट ऑफ दी कंटेक्स्ट जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कर लो यार, क्योंकि फिर कुछ लोग माइंड में क्यूरियोसिटी रह जाती है। देखो, आपको पता है कि प्रोड्यूसर होते हैं, अगर हमारी फूड चेन होती है, इट इज़ अ प्रोड्यूसर। मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये इन्वायरमेंट। प्रोड्यूसर होते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स, इनको जो खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स, लाइक हिरन है ना, इसको हम बोल सकते हैं डियर। उसके बाद बोला जाता है कार्निवोर्स या कुछ भी होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं वेजिटेरियन डाइट का। वेजिटेरियन डाइट के अंदर क्या होगा कि हम क्या करें, डायरेक्टली प्लांट के ऊपर जाते हैं, डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं। और आपको पता होगा द लॉ ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर, मतलब अगर कोई भी, दिस इज द वन ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज द अनदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, वैसे मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, इन्वायरमेंट के नाम सर्च करना तो यू विल गेट द वीडियो। तो प्लांट में क्या होता है कि लाइक जो प्लांट है, सपोज 1000 यूनिट दे आर प्रोड्यूसिंग। अब अगर हम इसको डायरेक्टली खा लेते हैं, लाइक वी आर वेजिटेरियन डाइट, तो 1000 का कितना आएगा, 100 यूनिट हमारी एनर्जी हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, प्लांट होगा, और यहाँ पर मान लेते हैं इसको लाइक चिकन या बीफ वॉट एवर इट इज़, आप इसको खाना है। तो 1000 यूनिट यहाँ पर है, इस जो ये ट्रॉफिक लेवल अपना ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर कितनी जाएगी, 100 यूनिट जाएगी। और उसको अगर हम लोग एक ह्यूमन उसको खाएंगे तो कितनी जाएगी, 10 यूनिट। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी इसको 10 टाइम्स कम कर रहे हैं। सो ये भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है। खैर वापस आते हैं, तो कल्टिवेटेड बीफ कुड रिड्यूस लैंड यूज बाय मोर देन 95%। जगह की यूज ही नहीं पड़ेगी, लाइक वाई वी आर हैविंग द लैंड, जब उसको लैब में उगाया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज इमिशंस, क्योंकि मिथेन निकलती है, 74 to 87% कम हो जाएगा। और न्यूट्रिशन पोल्यूशन बाय 94% भी होता है। इट इज़ क्रिएटेड इन अ क्लीन फैसिलिटी। और ये यहाँ पर दूसरा फायदा क्या होगा, क्योंकि आप लैब में उगा रहे हो, लाइक देर इज नो लाइक एक्सचेंज ऑफ द एयर और द वाटर समथिंग, एलिमिनेटिंग इट इज़ अ रिस्क ऑफ द कंटेमिनेशन बाय पैथोजेंस, जैसे सैल्मोनेला होती है, फिर इकोली है, विच मे प्रेजेंट इन द ट्रेडिशनल स्लॉटर हाउस एंड मीट पैकिंग फैक्ट्रीज। जैसे आपने कोरोना, तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कोरोना का क्यों हुआ है। तो कोरोना का विषय भी, इन सब चीज़ों को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम द फ्यूचर। इट डज नॉट रिक्वायर एंटीबायोटिक। होता क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं एक्चुअली। आपको पता होगा जो चिकन होते हैं या फिर जो मटन है, उनको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्यों, बीमारी ना पड़े। और एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जो लोग उनको खाते हैं तो उनकी बॉडी एंटीबायोटिक प्रूफ हो जाती है, लाइक उनको एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती है। सो अनलाइक एनिमल रेस फॉर द मीट, देयर बाय रिड्यूसिंग द थ्रेट पॉसिबल पोज टू द ह्यूमन हेल्थ बाय ग्रोइंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने एंटीबायोटिक खाया और आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, दिस इज द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। और क्या है, सिंपल है। ठीक है, खैर चलो वापस आते हैं, थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको डिस्कस करना चाहिए। फिर एक आता है कि कैटल बफेलो मीट रेसिड्यू फाउंड इन इंडस वैली। तो आप समझ रहे हैं 2020 में इसको 100 साल कंप्लीट हुए हैं, तो इसलिए काफ़ी सारी इसमें बहुत सारे जर्नल्स लिखे गए हैं, बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ लेना एक बार जरूर। ठीक है, वीडियो मिल जाएगी आपको, सर्च करना IVC आर्कजेनेसिस। फिर आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द सीमेंट प्रोडक्शन। मतलब क्या होता है, जो टॉपिक है ये है कि व्हेन वी प्रोड्यूस अ सीमेंट, सीमेंट क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड बिल्डिंग मटेरियल इन द वर्ल्ड। अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, सीमेंट के बिना बना ही नहीं सकते, नॉर्मली ये है ना, हाइपोथेटिकली तो बना सकते हो, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सीमेंट
बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के ऊपर यह है कि लाइमस्टोन विच इज़ यूज फॉर द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज कैल्सिनेटेड एट हाई टेम्परेचर इन सीमेंट किल्न टू प्रोड्यूस लाइम विच लीड टू द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, लाइमस्टोन को किल्न किया जाता है, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का मतलब क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, नए टॉपिक फिर पढ़ने पड़ेंगे अपने को। तो द अमाउंट ऑफ द CO2 इमिटेड बाय द सीमेंट इंडस्ट्री इज नियरली 90 kg ऑफ CO2 फॉर एवरी 1000 kg ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस। अगर आप 10 कट्टे मंगाते हो, लाइक यू आर बाइंग द 10 पैक्स ऑफ द 10 फॉर द 100 और मे बी 100 पैक्स ऑफ द 10 kg सीमेंट, तो आप 900 kg कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए क्या बोलेंगे उसको, आप भागीदार हो, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटर हो। इट इज एस्टिमेटेड दैट 5 to 6% ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस जनरेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सीमेंट प्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करें दुनिया के अंदर जितने भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ लाइक इंसानों के द्वारा, तो 5 से 6% तो सिर्फ आपका सीमेंट से होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कैसे होते हैं, सीमेंट के प्रोडक्शन ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। फिर आता है नया टॉपिक है लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स। क्या है ये, LHP अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, GSTC। तो नाम से तो लग रहा है कि ग्लोबल हाउसिंग पता नहीं क्या है। तो ये इंडिया का विल बी कंस्ट्रक्टेड एट 6 साइट्स अक्रॉस 6 स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात की गई है, लेट मी फर्स्ट कि जो चैलेंज बनाया गया है उसमें क्या होगा, इंडिया के अंदर वी आर गोइंग टू डेवलप 6 cities इन द 6 स्टेट। किसके हिसाब से, हाउस बिल्डिंग विद अ शॉर्ट लिस्टेड ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज सुटेबिलिटी टू द जियो क्लाइमेटिक एंड द हजार्ड कंडीशन ऑफ द रीजन। मतलब ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगी या फिर न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू इनोवेशंस होंगी। सस्टेनेबल हाउसिंग कंसिडरिंग लोकल क्लाइमेट एंड इकोलॉजी। ऑफ कोर्स इफ यू आर वर्किंग फॉर द सस्टेनेबिलिटी यू हैव टू कंसिडर द लोकल क्लाइमेट एंड इकोलॉजी। ऐसा कैसा बोलेंगे, ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं एंड वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, देन हाउ कैन वी से इट इज अ ग्रीन बिल्डिंग, राइट। सो इट इज गोइंग टू 14 story टावर विल बी बिल्ट इन द टोटल ऑफ द around 1000 flats are to be built. House built will be completely earthquake resistant, मतलब earthquake का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, as they will be durable and environment friendly due to the use of the prefabricate material। तो prefabricate material यूज़ किया जाएगा, monolithic concrete construction यूज़ की जाएगी एंड precast concrete construction system उसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और मैंने इसके रखा था, लाइक आई सेव दिस फाइल फॉर यू। एक काम करते हैं, लेट मी चेक, मैं आपको दिखा देता हूँ कि तो अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट टू दिस वेबसाइट, और लाइट हाउस सर्च करना तो आपको ये मिल जाएगा। तो देख लो उसको एक बार, क्या है, कुछ ही पढ़ना हो ना करंट अफेयर, तो उसका सिंपल तरीका ये होता है, कोई भी चीज़ न्यूज़ में आई ना उसको जाकर चेक कर लो नेट पर। तो कौन कौन से स्टेट देखे गए हैं, यूपी, MP, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो ये चेक कर लेना कहाँ कहाँ सिटीज़ हैं, यहाँ पर नाम भी आ गए हैं सारे के सारे, ठीक है। इंदौर, गुजरात, चेन्नई, रांची, लखनऊ। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएंगी, प्रीफेब्रिकेट सैंडविच पैनल सिस्टम, मोनोलिथिक कंक्रीट सिस्टम, PVC। तो ये सब चीज़ें इतने ज़रूरी नहीं है। और कितने फ्लैट्स बनाए जाएंगे, 1000, अराउंड 1000 के आसपास फ्लैट बनाए जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, और ठीक है, आई थिंक। चलो ये हो चुका है ना। फिर आता है रिक्लाइनिंग बुद्धा। तो इंडिया की लार्जेस्ट स्टेचू ऑफ द रिक्लाइनिंग बुद्धा इज बीइंग इंस्टॉल्ड एट द बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल कहाँ पर है, बोध गया में। इंडिया की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है। रिक्लाइनिंग बुद्धा का मतलब क्या होता है, रिक्लाइनिंग बुद्धा का मतलब है लेटे हुए, दिखाऊंगा फोटो अभी, वेट करो। स्टैचू रिप्रेजेंट दी बुद्धा ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस, मतलब जब उनकी विदा लेने का टाइम आ गया था, आई विल से कि निर्वाण का टाइम आ गया था, निर्वाणा। तो उनकी लास्ट बीमारी को दिखाता है, इलनेस को। अबाउट एंटर द परिनिर्वाणा, और उसको बोला जाता है परिनिर्वाणा, द स्टेज ऑफ द ग्रेट सैल्वेशन, मतलब मोक्ष की तरफ से। अपने हिंदू रिलीजन ले लीजिए, चाहे बुद्धिस्ट ले लीजिए, या फिर चाहे जैनिस्ट ले लीजिए, इनका अल्टीमेट जो
एम क्या है लाइफ का पूछा जाता है ना, तो इट इज़ लाइक कि चाहे कैवल्य बोलें, चाहे निर्वाणा बोलें या फिर मोक्ष बोलें, लगभग अल्टीमेटली इसको सेम ही मतलब है। इसको बोला ना ग्रेट सैल्वेशन, मतलब मुक्ति मिल गई है, अब हमारा दोबारा वापस इस जन्म धरती पर आने की जरूरत नहीं है। आफ्टर डेथ दे कैन ओनली बी अटेंड बाय द एनलाइटेंड सोर्स। और ये कैसे प्राप्त की जा सकती है? अगर आप एनलाइटेंड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ खास मिला नहीं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मुझे इंडियन एक्सप्रेस का एक बड़ा प्यारा आर्टिकल मिला है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपको करंट अफेयर कैसा फोकस करते हो या फिर उसके बारे में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर योर करंट अफेयर, जस्ट डू वन थिंग। इंडियन एक्सप्रेस एक नाम का न्यूज़पेपर है, 5-6 रुपये का आता है, उसको आप मंथली एनरोल कर लीजिए एंड स्टार्ट गिविंग एटलीस्ट 30 to 1 आवर रेगुलर। 1-2-3 महीने का टाइम दे दो, आपको सारा का सारा पता हो जाएगा। एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट हैबिट आई विल सजेस्ट यू, कि अगर आप चाहते हो अच्छे करंट अफेयर करना या जीके भी इंप्रूव करना। जीके का ऐसा कभी नहीं होता लाइक इफ आई गिव यू सम करंट अफेयर्स, आई गिव दी सम जीके फैक्ट्स, आपको जीके आ जाएगी। जीके का मतलब ही मतलब है जनरल नॉलेज, तो जनरल है ये, इसको पढ़ाया नहीं जा सकता एक तरीके से, है ना। तो इंडियन एक्सप्रेस को आप न्यूज़पेपर लगा लीजिए, बाकी ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सप्लेन नहीं लगाना चाहते हो तो वेबसाइट पर जाकर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर डेली का एक्सप्लेन नाम से एक एडिटोरियल आर्टिकल आता है, उसको देख लेना। सो द रिक्लाइनिंग बुद्धा एंड हिज वेरियस अदर डिपिक्शन इन आर्ट। तो ये क्या है? बुद्ध जयंती, गुरु जो बुद्ध पूर्णिमा के पास पर। सो इंडियाज लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ द रिक्लाइनिंग बुद्धा वाज हैज टू बी इंस्टॉल्ड एट द बुद्ध गया इंटरनेशनल वेलफेयर टेम्पल बुद्ध गया। तो ऐसे ही है, लेटे हुए हैं, ठीक है। फिर आता है कि इंडिया के अंदर ऐसी स्टेचू और कहीं और भी हैं क्या? हाँ, हमें देखने को मिलती है केव नंबर 26 ऑफ अजंता में, और एक देखने को मिलती है कुशीनगर। तो अजंता के बारे में बता चुका हूँ। कुशीनगर में क्या हुआ? जहाँ पर इनको महापरिनिर्वाणा, मतलब जहाँ पर उन्होंने महापरिनिर्वाणा में धारण कर लिया, लाइक वेयर बुद्धा अटेंड परिनिर्वाणा, वहाँ 6 मीटर की लगी हुई है रेड सैंडस्टोन मोलिथिक स्टैचू ऑफ द रिक्लाइनिंग बुद्धा इनसाइड द परिनिर्वाणा स्तूप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस बर्ग ब्रेक ऑफ इन अंटार्कटिका। ये भी न्यूज़ में था करीब अप्रैल मई के अंदर कि अंटार्कटिका, आप जानते हैं अंटार्कटिका कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका साउथ पोल पर है। तो वहाँ पर ये देखने को मिला है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग जो है वो टूट गया है। सो उसका नाम क्या था? आइसबर्ग A76 मेजर्स अराउंड 170 किलोमीटर लॉन्ग एंड 25 किलोमीटर वाइड। 170 किलोमीटर लंबा है और 25 किलोमीटर चौड़ा है। carved from the western side of the Rhone ice shelf in Antarctica and is now floating on the Weddell Sea। कौन सा है? वेडल सी है, मतलब दिखाऊंगा अभी, यहाँ से कहीं निकल के एक टूट कर गिर गया। अंटार्कटिका आइस शीट इज वार्मिंग फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट। और ये देखने को मिल रहा है कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अंटार्कटिका इज ऑल्सो हैविंग द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, और यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसकी वजह से ये कॉजिंग मेल्टिंग ऑफ द स्नो एंड आइस कवर्स एज वेल एज द थ्रेड ऑफ द ग्लेशियर्स स्पेशली अराउंड द वेडल सी। कैसा है? ऐसा कुछ है, देखो यहाँ से ये था पार्ट, यहाँ से ये निकल के गिर गया है, देखने में कुछ ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। कहाँ पर? इससे ठीक है, कहीं जैसा दिखा ना, यहाँ पर कहीं आसपास। नेक्स्ट करंट अफेयर, आई थिंक मैं जल्दी नहीं जा रहा हूँ ना, थोड़ा फास्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। फिर आता है सन हेलो। तो ये इमेज देखने को मिली हमें कर्नाटका में, बेंगलोर में। तो जैसे पूछा जा सकता है नाटा में कि व्हाट डू यू मीन बाय दी सन हेलो। रिसेंटली सन हेलो वाज विटनेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका। सन हेलो क्या है? इज ए ऑप्टिकल फिनोमिना, मतलब ये देखने में लगता है ऑप्टिकल फिनोमिना दैट अकर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट बाय हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल सस्पेंड इन द एटमॉस्फेयर। तो हेक्सागोनल ये सस्पेंड होते हैं पार्टिकल्स, उसकी वजह से हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है गोल गोल सा, उसी को बोला जाता है सन हेलो। इसको 22 डिग्री हेलो बोला जा सकता है। वाई? बिकॉज द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई 22 डिग्री फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। तो सर्कुलर हेलो स्पेशली आर प्रोड्यूस बाय दिस सर्कस क्लाउड। तो क्लाउड्स के बारे में पढ़ता होगा, लाइक कई सारे तरह के क्लाउड्स होते हैं, लाइक on the basis of their location and on the basis of their form we can divide the clouds like altostratus cirrus cloud होते हैं, या फिर बहुत सारे तरह के क्लाउड्स होते हैं, लाइक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी होते हैं, क्यूमुलोस क्लाउड भी होते हैं। ये सब चीज़ें टर्मिनोलॉजीज यू कैन रीड फ्रॉम योर NCERTs। आई थिंक 10th की NCERT में होगा, 10th 11th की ज्योग्राफी का NCERTs में, ठीक है। तब ये आया था, तो वहाँ पर कई सारे लोगों ने बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई। तो कुछ लोगों ने ऐसी फ़ोटोज़ दिखाई, कुछ ऐसे फ़ोटो क्लिक करी। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिएटिविटी इज़ सो इम्पोर्टेंट, और आर्किटेक्चर की यही बात अच्छी है, लाइक वी आर ऑल्सो एन आर्टिस्ट। फिर आता है कि शिफ्टिंग ऑफ अर्थ एक्सेस। ये टॉपिक है ना, मतलब लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं समझने के लिए, और मेरी प्रॉब्लम क्या है कि आई कैन नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट,
क्योंकि जिसके थ्रू मैं समझाता हूँ, मैं इसको डालता हूँ तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा एकदम से, क्योंकि आई विल यूज़ सम अदर वेबसाइट, वहाँ पर उसको एनिमेशन के थ्रू बताना पड़ेगा। तो लेकिन इमेजेस के थ्रू डिस्कस करते हैं। देखो हुआ क्या है, अ रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड इन द जियोग्राफिकल रिसर्च लेटर जर्नल suggests that human caused climate change has accelerated the rate of the rate at which earth rotational axis change। तो जो हमारी अर्थ के रोटेशनल एक्सिस हैं वो चेंज होते हैं, नॉर्मली थोड़ा बहुत चेंज चलता रहता है, उनकी स्पीड बढ़ गई है, ये हमारे साइंटिस्ट ने देखा। ठीक है, ये एक कंटेक्स्ट है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी ऑर्बिट है, मतलब अर्थ क्या करती है, ऐसा से घूम के ऐसा से घूम के ऐसा जाती है। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि अर्थ जो हमें डायग्राम्स दिखाई जाती है वो हमें ऐसा दिखाई जाती है कि लाइक इट्स परपेंडिकुलर। आप ऐसे समझते हैं ना, ये इक्वेटर जाता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी कुछ इस तरह से है, लाइक इफ आई चेंज ऑफ फॉर यू, ये कुछ इस तरह से है, इस तरीके से है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ, ऐसा बात करेंगे, मतलब टिल्ट है, इसको बोलते हैं टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो ये थोड़ा कम या ज़्यादा हो रहा है, और इसी के पीछे रीज़न होता है, इसको बोला जाता है सीजन्स ऑफ अर्थ। कभी आपको समर्स दिखाई देते हैं, विंटर्स दिखाई देते हैं, तो ये सारा का सारा गेम इसी का है। लाइक वाई दी पोल्स आर हैविंग द 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट, क्योंकि यहाँ पर रोटेट करते रहो, सनलाइट कहाँ पड़ेगी, आपको यहाँ तक होगी। सो दिस पार्ट विल नेवर बी इन द फ्रंट ऑफ द सन, तो वहाँ पर अंधेरा होगा, दैट इज इट इज़ गोइंग टू बी द नाइट। और यहाँ पर कितना भी रोटेट करते रहिए इस एक्सिस में, इट इज़ गोइंग टू बी द लाइट। तो साउथ पोल क्या रहेगा, सम डे टाइम रहेगा। दिस इज़ द रीज़न कि 6 मंथ डे होता है, 6 मंथ नाइट होती है। कब तक होता रहेगा, जब तक ये हमारी अर्थ यहाँ घूमकर इस साइड नहीं चली जाती है। अब क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ पोल लाइट में जाएगा, साउथ पोल लाइट में नहीं आएगा, तो यहाँ पर नाइट हो जाएगी। ठीक है, चलो, मुझे बताने के लिए बड़ा मन करता है, लेकिन मैं वीडियो में बोल देता हूँ कि अभी टाइम नहीं है। और वो एक प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, उन्होंने एक बड़ा सा कमेंट किया, लाइक वी नीड अ प्लेलिस्ट कॉल्ड, अभी टाइम नहीं है इसलिए डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको पढ़ना हो तो बता देना। मेरी प्रॉब्लम होती है, लाइक आई हैव टू मैनेज द टाइम फॉर यू, इतना आसान नहीं होता वीडियोस बनाना। तो लेकिन इस बात की लाइक आई विल गिव यू द गारंटी, जो टॉपिक होंगे इन फ्यूचर आपका एग्ज़ाम कवर अप हो जाए तो हम कवर अप करेंगे, इन सब चीज़ों को बाद में करेंगे, लेकिन अभी टाइम हमारा उतना नहीं है। फिर एक आता है कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। तो क्या होता है, एक ऐसा सिंड्रोम है जो सिक बिल्डिंग बोला जाता है, मतलब ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर आप जाते हो और आपको अच्छा नहीं लगता, दैट्स कॉल्ड द सिक बिल्डिंग। सिंपल सी एक आम लैंग्वेज में ऐसा है, होता है कभी कभी। लाइक मैं आपको बताता हूँ, इन माई कोचिंग टाइम पीरियड, तो वहाँ पर एक बिल्डिंग जहाँ पर हमारी कोचिंग रूम हुआ करता था ना, इट इज़ इन द बेसमेंट। वहाँ जाने के बाद आई ऑलवेज फीलिंग कि यार यहाँ से निकलना है, मुझे तब समझ में नहीं आया कि क्या है। देन आई स्टडी अबाउट इट, देन तब पता चला कि इट इज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। क्या होता है, SBS बोला जाता है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज अ सिचुएशन इन विच बिल्डिंग ऑक्यूपेंट एक्सपीरियंस एक्यूट हेल्थ एंड कंफर्ट इफेक्ट। मतलब वहाँ जाने के बाद हमें लगता है कि हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है या कंफर्ट में हम नहीं आ पा रहे हैं। दैट अपियर्स टू बी लिंक्ड इन द टाइम स्पेंड इन अ बिल्डिंग, बट नो स्पेसिफिक इलनेस और कॉज कैन बी आइडेंटिफाइड। ऐसा नहीं बोल सकते कि सर में दर्द होगा, नहीं होगा, बस आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी बिल्डिंग में जाके फिर फीलिंग अनकंफर्टेबल, देन दिस बिल्डिंग इज हैविंग द सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। इंडियाज न्यू बिल्डिंग डज नॉट गेट एडिक्वेट वेंटिलेशन ड्यू टू पुअर आर्किटेक्चर प्लानिंग। ये थोड़ा सा फैक्ट था कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ लोग इतना प्रॉब्लम फेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है। नाउ यू थिंक अबाउट इट कि वन रूम इज लाइक टोटली क्लोज, देयर इज नो वेंटिलेशन, लाइक डू यू फील अ कंफर्टेबल कंडीशन? नो, करेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, ये सब चीज़ें देख लेना। ठीक है, तो ऐसा मान के चलो कि बिल्डिंग में बैठे काम कर रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट योर माइंड इन योर वर्क, और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर फीलिंग कि यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो इट इज़ हैविंग दिस बिल्डिंग इज हैविंग द सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। फिर एक आता है क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव आर्ट। तो दुनिया की सबसे पुरानी जो केव आर्ट्स हैं, आप जानते हैं सिलेवासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस किया था, तो उसका करंट अपडेट आया हुआ है। तो मैंने आपसे बताया ना, देखो करंट अफेयर इसलिए अच्छा होता है, लाइक आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर 3-4 महीने के बाद क्या होगा, वो आते रहते हैं और आपकी नॉलेज रिवाइज होती चली जाती है। करंट अफेयर पढ़ने का बहुत आसान तरीका है, न्यूज़पेपर लेना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट रीडिंग। आज समझ में नहीं आएगा, 1 महीने बाद थोड़ा आने लगेगा, 6 महीने के अंदर अंदर आप परफेक्ट हो जाओगे, और 2-3 साल के अंदर तो आपको सारा पता होगा कि चल क्या रहा है क्या नहीं है। जिन बच्चों ने मान लीजिए जनवरी फरवरी का करंट अफेयर पढ़ा होगा, तो उसको पता चल गया होगा कि जो प्लेस्टोसीन एरा की जो हैं अराउंड 45,000 साल पुरानी
इंडोनेशिया के अंदर सुलेवासी जो एरिया है वहाँ पर सबसे पुरानी हमें पेंटिंग्स देखने को मिली है, राइट, ड्वार्फ पिक की पेंटिंग्स देखने को मिली है। उसका अपडेट वर्जन क्या आया हुआ है कि रिसेंटली रिसर्चर्स हैव रिपोर्टेड दैट द प्लेस्टोसीन एरा रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू 45,000 to 20,000 years on the Indonesian island of the Sulawesi are weathering at the alarming rate। तो यहाँ पर देखने को लग रहा है कि वो धीमे धीमे बहुत ही खराब हो रहे हैं। वेदरिंग का मतलब खराब हो रहे हैं। तो वे छोड़ो, इसको डिस्कस नहीं करते हैं। वेदरिंग क्या होता है, डेनुडेशन क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। सो द रिसर्चर्स फाउंड फ्लेक्स ऑफ द रॉक डिटैच फ्रॉम दीज केव सर्फेसेस। द आर्ट वर्क मेड विद द पिगमेंट इज डिकिंग ड्यू टू द प्रोसेस नोन एज हेलोक्लास्टी। मतलब खराब क्यों हो रहा है आर्ट वर्क? क्योंकि हेलोक्लास्टी का, हेलो का मतलब क्या होता है? सोल्ट, सिंपल से मतलब है। सो विच इज ट्रिगर्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द सोल्ट क्रिस्टल। मतलब क्या है कि जो पेंटिंग बनी हुई है उसको सोल्ट क्रिस्टल खराब कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है हेलोक्लास्टी। क्यों करते हैं? ड्यू टू द रिपीटेड चेंज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कोज्ड बाय ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई वेदर इन द रीजन। कभी ह्यूमिड रीजन है, कभी वेट रीजन है, कभी गर्मी है, कभी ठंड है, उसकी वजह से क्या होता है? आइस क्रिस्टल वेदरिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसको हेलोक्लास्टी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किटेक्ट हेलमट। तो ये क्या है? ये जर्मन आर्किटेक्ट है, जर्मन अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, अब तो थे ही, क्योंकि 8 मई 2021 को उनकी डेथ हो गई। मुझे किसी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में बताया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, और ऐसे ही हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर लगता है, कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ, आप लोग कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छे ही पढ़ता हूँ, बुरे ही पढ़ता हूँ, और वैसे बुरे आते नहीं हैं। थैंक यू फॉर दिस। तो मैं आपको कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनको ट्राई करता हूँ इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अगर कुछ भी आपको कमी लगती है, अगर आपको लगता है, तो क्रिटिकल एक बोलते ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ वेरी गुड। अगर आप मुझे कमी निकालोगे मेरी कि सर आप ये काम करते हो या ये नहीं करते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन विद अ ड्यू रेस्पेक्ट, है ना, एक तरीका होता है बात करने का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, दे कैन ओनली अंडरस्टैंड इन हिंदी, तो मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। बट आप ये सोच कर देखो, मैं ट्राई करता हूँ कि इमेजेस के थ्रू आपको समझाने की, या फिर इनमें टेक्स्ट लिखा होता है, तो आप हिंदी में आ रहा है तो क्या, लेकिन लिखा हो तो इंग्लिश में ही है ना, तो आई थिंक यू कैन मैनेज। तो हेलमेट जो जॉन, ही वॉज एन ग्रे जर्मन अमेरिकन आर्किटेक्ट, और इनकी 8 मई 2021 को इनकी डेथ हो गई है। नोन फॉर द बिल्डिंग सच एज सोनी सेंटर ऑन दी पोस्टडेमर इन बर्लिन जर्मनी, या फिर मेसरटन इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी, या फिर द लिबर्टी प्लेस इन फिलाडेल्फिया, या फिर सूर्य भूमि एयरपोर्ट। नाम से लग रहा है ना कि अपने इंडिया में होगा सूर्य भूमि, ये कहाँ पर है? बैंकॉक में, थाईलैंड, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ना हो तो सर्च करना, मिल जाएगा आपको, इस पर आर्टिकल पढ़ लेना। मुझे कुछ खास बिल्डिंग लगी नहीं जो मुझे ऐसा लगा कि खास का मतलब समझ रहे हो मेरा मतलब क्या है, कि लाइक जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब गूगल पर जाओगे, विकीपीडिया पे, तो इट इज़ हैविंग मोर देन 35 बिल्डिंग्स, तो जाकर चेक कर लेना। लेकिन मैं जज नहीं कर पाया लाइक विच बिल्डिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, एक बार देख लेना। और तो आई सपोज कि ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और बाकी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, और ट्राई करेंगे कल फिर से मिलने के लिए, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 2-3 दिन का टाइम पीरियड है, यू कैन ज्वाइन, ठीक है, टिल 31 अगस्त यू विल गेट 25% ऑफ फ्रॉम द ऐप, और सारे का सारे डिटेल है आपको नीचे मिल जाएगी लिंक में, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।